गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ा रहा था मैं, और उसमें आज लास्ट लेक्चर होगा। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं शुरू कर रहा था पढ़ाना आपको कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं कि किसी भी सॉलिड से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देता है या नहीं होने देता है, पूरा पास होने देता है, पार्शियली पास होने देता है या नहीं पास होने देता है। इसके बेसिस पर हम लोगों ने सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक और भी कैटेगरी होता है सुपर कंडक्टर, उसकी थ्योरी अलग होती है, उसका मैकेनिज्म अलग होता है सुपर कंडक्शन का। ये सारी बातें होती हैं। सुपर कंडक्टर के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हायर क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ सब लेवल, आपके लेवल की बात है नहीं। हम लोग सॉलिड की यही 3 क्लास के बारे में समझ रहे थे, और वो क्लासेस हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक अलाउ करते हैं, फ्रीली अलाउ करते हैं पास होने के लिए। और सेमीकंडक्टर जो है वो पार्शियली अलाउ करते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली पास होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। और इंसुलेटर से थोड़ा भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। उसमें डाटा भी बताया गया है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसकी कंडक्टिविटी का रेंज क्या है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का रेंज क्या है, और इंसुलेटर के कंडक्टिविटी का रेंज क्या है। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और यह भी पढ़ चुके हैं कि उन सारे के सारे कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी फिनोमेना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है, एक थ्योरी है, और उसका नाम है बैंड थ्योरी। और बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम लोग वो सारी की सारी बात एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों घटती है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों बढ़ती है। तो ये सारी की सारी बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जानना है कि आखिर सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे होता है, किस तरह से मैकेनिज्म होती है कंडक्शन की, ये हम लोगों को समझना है। तो उसको समझने के लिए सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेना है हम लोगों को। मैंने ये लिख दिया है पहले कि वक्त कम लगे, मैंने पहले ही लिख दिया है, और इसको आप एक बार देख भी लेंगे। मैं अभी इस पर आता भी हूँ। मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत सारी बातें जाननी होती है। सेमीकंडक्टर कहते हैं कि ऐसा कंडक्टर है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली अलाउ करता है अपने से पास होने के लिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा पास नहीं होगा, और मतलब यही हुआ कि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। और उसको समझने के लिए हमने ये समझाया था आपको, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड मतलब पूरा भरा हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, कंडक्शन बैंड मतलब जो खाली होता है। और ये भी बताया था बैंड थ्योरी में कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी कंडक्शन होगा, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होगा। तो उन सारी बातों को समझने के लिए मैंने ये कहा था कि जो भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें एक गैप होता है, कंसिडरेबल गैप होता है, जिस गैप को सभी इलेक्ट्रॉन्स पार नहीं कर पाते हैं। मैंने ये लिखा था, सेमी कंडक्टर्स आर द सॉलिड हुज कंडक्टिविटी रेंजेज बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में उसकी कंडक्टिविटी होती है, हम उसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। और उसका रेंज भी लिख दिया 10⁻⁷ to 10⁻13 साइमन मीटर इनवर्स। अब हम लोगों को ये मालूम है, एग्जाम्पल में भी बताया है कि हमारे नेचर में 2 ऐसे सब्सटेंस हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। मतलब रूम टेम्परेचर पर उनसे पार्शियल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्शियल फ्लो होता है, और उनको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब हम उसको गर्म करते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। तो आपको बता दूं, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है मेरे पास कि ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स होते हैं, इन दोनों बैंड्स के बीच में सिलिकॉन के लिए जो गैप है वो 106 किलो जूल है,
और जर्मेनियम के लिए जो गैप है वो 68 किलो जूल है। तो इन गैप्स को सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं कर पाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कंडक्टिविटी लो होती है, उसकी कंडक्टिविटी लो होती है, कम होती है कंडक्टिविटी। तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो अब उस जंप लगाकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये सारी बात हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ समझना है कि जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, ये सभी पीरियोडिक टेबल के 14वें ग्रुप में है, मतलब इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। और जब इनके सॉलिड को स्टडी करते हैं, इनका लैटिस अरेंजमेंट हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ ये पाते हैं कि ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बनाने में इंगेज्ड हैं। वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इंगेज्ड है, वो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और आप जानते हैं कि कंडक्शन अगर होना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बदौलत होना है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंगेज्ड हैं बॉन्ड बनाने में, लैटिस में, और इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। रूम टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, वो भी जो होगी वो डिफेक्ट के कारण होगा। आप जानते होंगे कि अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की भी बात करते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा सॉलिड नहीं है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइडियल सॉलिड की तरह बिहेव करता हो। तो थोड़ा बहुत उसमें डिफेक्ट होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। सेमीकंडक्टर जो है वो 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको जो भी पढ़िए आप, इन दोनों सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना है। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को जर्मेनियम और सिलिकॉन के लैटिस अरेंजमेंट पर, उसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। और आप देख लीजिए कि मैंने बनाया है जर्मेनियम का, यह लैटिस बनाया मैंने जर्मेनियम का एक सॉलिड बनाया है मैंने अरेंजमेंट। जर्मेनियम में ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें देख लीजिए हर एक जर्मेनियम 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसी जर्मेनियम की बात कीजिए तो ये 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और जर्मेनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4। तो ये चारों के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इंगेज्ड है। कहता है कि जब आप इसको गर्म करते हैं, जब आप इसको हीट करते हैं, तो हीट करने के समय क्या होता है कि कोई एक जर्मेनियम बॉन्ड टूट जाता है। कोई एक जर्मेनियम बॉन्ड टूट जाता है, तो टूटने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो एक जगह इलेक्ट्रॉन और दूसरे पर पॉजिटिव होल बन जाएगा। कहता है कि एक जगह तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा और दूसरे जगह पर पॉजिटिव होल का निर्माण होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है, इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अब ये बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड टूटने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। तो कहता है कि ये जो पॉजिटिव होल है और ये इलेक्ट्रॉन्स अब इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे ये समझना है कि अब कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं जहाँ कहीं भी कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की बदौलत होता है, और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जा सकता है। तो यहाँ पर बात आई कि अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड में मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, तो ये होल जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा। दोनों का मूवमेंट जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड में होता है, और इस तरह से इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। क्यों इंट्रिंसिक कहेंगे? क्योंकि इसी सॉलिड के भीतर, इस सॉलिड के इंटरनल पार्ट में ही कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये सेमीकंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई है, और इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ, और यही कारण है, एक तो मैकेनिज्म आपको समझाया था बैंड थ्योरी में, और एक मैकेनिज्म यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और उन बॉन्ड्स के टूटने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और एक दूसरा साइड में पॉजिटिव होल बनता है, यही दोनों मिलके इसके कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, और इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, और यह हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को का यूज बहुत सारा है और इसके कंडक्टिविटी को और भी टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ। हम सिंपली सॉलिड को, सिलिकॉन या जर्मेनियम को हीट करें और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा सेमीकंडक्टर भी होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले ये समझ लेना है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा कैसे। तो देखिए, मैंने आपको एक रास्ता समझाया कि जिसमें हमने उस कंडक्टर को, उस सब्सटेंस को गर्म किया तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई थी। अब हमको गर्म नहीं करना है उसको गर्म नहीं करेंगे, हम उसमें कुछ एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज़ डाल देंगे। उसको में हम इम्प्यूरिटीज़ डाल देंगे और इम्प्यूरिटीज़ डालकर उसके कंडक्टिविटी को अल्टर करेंगे, उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, घटाएंगे। तो इम्प्यूरिटीज हम डालेंगे किस में? जर्मेनियम या सिलिकॉन, मतलब ग्रुप 14 एलिमेंट्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर कौन सा? ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स, उसका कंडक्टिविटी कैन बी इन्हांस्ड बाय introducing some impurities। कुछ इम्प्यूरिटीज उसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इस घटना को कहा जाता है डोपिंग। इसको कहते हैं डोपिंग। अगर हम कुछ इम्प्यूरिटीज डालना चाहते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में, तो इस घटना को, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डोपिंग, डोप करना। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही मज़ेदार ये फेनोमेनन है, ये प्रोसेस है, जिससे हम किसी भी सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को अपने डिज़ायर्ड एक्सटेंट तक बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हम बात करते हैं डोपिंग की। डोपिंग का मतलब हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ impurities to the crystal of जर्मेनियम और सिलिकॉन। हम इनके क्रिस्टल में, जर्मेनियम या सिलिकॉन के क्रिस्टल में कुछ इम्प्यूरिटीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, और इसी घटना को हम कहने वाले हैं डोपिंग। तो डोपिंग में कहता है कि दो तरह का, जनरली two types of impurities can be taken। दो तरह के इम्प्यूरिटीज लिए जा सकते हैं। पहला इम्प्यूरिटीज है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्यूरिटीज। हम दो तरह के इम्प्यूरिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच कहने का मतलब हुआ कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, क्योंकि जर्मेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ या सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुआ, तो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब हुआ कि 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर है किसी इम्प्यूरिटीज में तो हम उसको इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज कह सकते हैं और कहेंगे उसको इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज का मतलब हुआ कि एक ऐसा इम्प्यूरिटीज हमको डालना है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है। तो 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला इम्प्यूरिटीज जो है वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज। तो 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला इम्प्यूरिटीज जैसे ग्रुप 14 हम ले रहे हैं अगर प्योर सॉलिड, तो ग्रुप 13 का जो मेंबर होगा वो ग्रुप 13 एलिमेंट्स वो इम्प्यूरिटीज होगा और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज होगा। और अगर ग्रुप 15 का आप ले लेते हैं तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज। अब इन दोनों इम्प्यूरिटीज को जैसे अगर हम आर्सेनिक लेते हैं तो आर्सेनिक जो है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। और अगर हम यहाँ इंडियम ले लेते हैं, इंडियम तो ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं और इसमें इंडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र 3 होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्यूरिटीज है। तो अब हमको करना क्या है, जर्मेनियम लेना है, एक जर्मेनियम का सॉलिड लेना है और उसमें इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज डाल देते हैं। तो हम इसमें बारी बारी से देखते हैं। डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज हम लोग डालने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्यूरिटीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। तो देखिए जर्मेनियम का फिर से हमको वो सॉलिड बनाना पड़ेगा, जर्मेनियम 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 एंड जर्मेनियम। ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। चूँकि हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है इसलिए हम यहाँ 3 डायमेंशनल नहीं दिखा सकते, वो एज्यूम करना है आपको, वो समझना है कि ये 3 डायमेंशनल है, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं आप। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जर्मेनियम का, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हुआ, चारों तरफ से ये जुड़ा हुआ है। कहता है कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच मतलब आर्सेनिक, आर्सेनिक इसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कहता है कि अगर आर्सेनिक आप इंट्रोड्यूस करोगे तो किसी एक जर्मेनियम को आर्सेनिक रिप्लेस कर देगा। एक जर्मेनियम को आर्सेनिक जो है वो रिप्लेस कर देगा। और जब वो रिप्लेस करेगा तो देखिए पहले मैं फिगर बना लेता हूँ फिर आपको समझाऊँगा, फिगर बना लेता हूँ फिर आपको समझाऊँगा। ये मैंने बना लिया। कहता है कि कोई एक जर्मेनियम रिप्लेस कर दिए जाएंगे आर्सेनिक के द्वारा। तो देखिए आर्सेनिक से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, एक आर्सेनिक यहाँ आ गया। आप जानते हैं कि आर्सेनिक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। इन आर्सेनिक टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5। उन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से amongst which 4 electrons are engaged in the bond formation,
4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लेंगे, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री रह जाएगा, वो भाग नहीं लिया, वो फ्री रह गया। 5th इलेक्ट्रॉन remains free and this electron can conduct electricity। वह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एंड वी गेट N टाइप सेमी कंडक्टर। N टाइप सेमी कंडक्टर, कभी नाम सुना है आपने N टाइप सेमी कंडक्टर का? तो ये N टाइप सेमी कंडक्टर मिलेगा। N का मतलब हुआ निगेटिव टाइप, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने वाला है वो इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम इस सॉलिड को कहेंगे N टाइप सेमी कंडक्टर। और इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज डालते हैं तो हमको मिलेगा N टाइप सेमी कंडक्टर। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ऑन डोपिंग जर्मेनियम और सिलिकॉन विथ एन इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज वी विल गेट N टाइप सेमी कंडक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि डोपिंग विथ electron rich impurities gives N type semiconductor। N टाइप सेमीकंडक्टर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज हुआ तो N टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और वहीं अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ तो क्या होगा, इसको जरा समझ लेना है। तो दूसरा हुआ डोपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज। डोपिंग किस में करना है? जर्मेनियम में, ग्रुप 14 एलिमेंट्स में। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब ग्रुप 13 का एलिमेंट्स डालना है। तो सपोज कीजिए कि जो इम्प्योरिटीज है वो इंडियम है। सपोज द इम्प्योरिटी वो जो है वो इंडियम है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 होती है। ये इंडियम है। तो जर्मेनियम में हम इंडियम ड्रॉप कराना चाहते हैं, तो देखिए फिर से जर्मेनियम मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जर्मेनियम का एक हम क्रिस्टल ड्रॉ कर रहे हैं। ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम, ये जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है। इसमें हमको डॉप करना है, इंट्रोड्यूस करना है एक इंडियम। तो फिर पहले ही जैसा इंडियम यहाँ एक जर्मेनियम को रिप्लेस करेगा। जर्मेनियम एंड जर्मेनियम। ये जर्मेनियम हुआ।
इसमें से एक जर्मेनियम, किसी एक जर्मेनियम को अगर इंडियम ने रिप्लेस करा तो ठीक है, इसी जर्मेनियम को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, इंडियम से। तो इंडियम के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 ही हुआ। इन इंडियम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, बट रिक्वायर्ड बॉन्ड कितना हुआ, रिक्वायर्ड बॉन्ड्स तो वो 4 हुआ। तो आप सभी लोग समझते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी बढ़ जाती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कहता है कि ये पॉजिटिव होल क्रिएट होगा, पॉजिटिव होल एक क्रिएट होगा। तो हम कहेंगे कि दिस पॉजिटिव होल विल कैरी इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा एंड वी गेट पी टाइप सेमी कंडक्टर। और इस तरह से हमको जो कंडक्टर मिलेगा सेमी कंडक्टर, उसका नाम होगा पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो इस तरह से ये दोनों जो पॉसिबिलिटीज मैंने आपको समझाया है वो किसके लिए है, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से हमने उसमें कुछ इंट्रोड्यूस करा है जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई है, और इस तरह से हमको एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर मिला। ये कहलाता है सेमी कंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर। और इस कंडक्टर इसका बहुत सारा यूज है, डायोड बनाने में, कैपेसिटर बनाने में इनका बहुत जंक्शन, एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन, और बहुत सारा इसका ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में, सिग्नल को रिसीव करने में सेमीकंडक्टर का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और यूँ कहिए कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो सेमीकंडक्टर के बिना पॉसिबल नहीं हैं। तो इस तरह से हम लोग सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसको भी देख लेना चाहिए। तो लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और उसको भी हम लोग आज कंप्लीट कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कुछ बेसिक कंसेप्ट का यूज हम लोग करेंगे इसमें। बेसिक कंसेप्ट का मतलब कि मैग्नेट का जैसे ही नाम आता है हमारे सामने, हमारे दिमाग में एक फिगर आ जाता है, एक तस्वीर आ जाती है, कंसेप्ट आ जाता है। मैग्नेट कहने ही से हम लोग सोचते हैं ना कि किसी लोहे की चीज़ को आराम से वो अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसी कोई प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो वो भी एक सॉलिड ही है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत सारी बातें आप समझते होंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि अगर हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मतलब अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की बात हम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड बनता है जिसमें उसका इफेक्ट होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम लोग सॉलिड के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी जो सब्सटेंस होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम उसको किस में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो किसी सब्सटेंस को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला कि द सब्सटेंस इज
attracted by the external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वह सब्सटेंस अट्रैक्ट कर लिया जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि द सब्सटेंस इज repelled out by the external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो सब्सटेंस रिपेल्ड आउट हो जाए। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस सब्सटेंस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर ही न हो। देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फील्ड अपॉन द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर ही न हो। तो इन दोनों घटनाओं में हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस मैग्नेटिक है। जो सब्सटेंस रिस्पॉन्ड करे वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। हम ये कहेंगे कि ये दोनों केस में सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक है, और जिस पर कुछ हुआ ही नहीं, जो रिस्पॉन्ड नहीं किया, हम उसको कहेंगे कि वह नॉन मैग्नेटिक है। वो सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक है। जैसे लकड़ी या रबर, उसको अगर हम मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी यूँ कहिए कि एक मैग्नेटिक दूसरा नॉन मैग्नेटिक। एक मैग्नेट की तरफ रिस्पॉन्ड करे और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड नहीं करे। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। इन्हीं दोनों पॉसिबिलिटीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर इन सॉलिड। सॉलिड में मैग्नेटिक बिहेवियर आता कहाँ से, हम लोगों को ये समझना है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी चार्ज्ड पार्टिकल को, इफ ए चार्ज्ड particle moves with acceleration, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करता हो, देन ए मैग्नेटिक फील्ड arises around it। उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा। अगर हम एक्सेलरेशन के साथ किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड को आप मैग्नेटिक कंपास से देख सकते हैं या किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस से उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो निश्चित रूप से उसमें उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हम जानते भी हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। सारे के सारे सब्सटेंस एटम्स के बने होते हैं, एटम्स से बने होते हैं। और उन एटम्स में, इन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और
बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। आप जानते भी हैं कि अभी तक एटम्स के 48 फंडामेंटल पार्टिकल्स नोन हैं। तो एक एटम में अगर हम बात करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो वो सब्सटेंस बना हुआ एटम से, और एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन होता है, उसके न्यूक्लियस पर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो जो फिगर है अभी तक, जो पिक्चर हमको पता है एटम का, वो ये है कि इसके बीच में न्यूक्लियस है जिस पर प्रोटॉन होता है, और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं विथ कांस्टेंट स्पीड, एकदम कांस्टेंट स्पीड में वो मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एन इलेक्ट्रॉन possesses two types of motions, दो तरह के मोशन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में। एक होता है स्पिन मोशन, along its एक्सिस, उसके एक्सिस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन के एक्सिस के चारों तरफ। और दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन है वो एक्सिस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और ऑर्बिटल मोशन का मतलब हुआ कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और आप समझ रहे हैं कि दोनों जो है सर्कुलर मोशन है, और इस सर्कुलर और स्पिन मोशन में निश्चित रूप से एक्सेलरेशन होगा, भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसमें एक्सेलरेशन होगा। और इसीलिए इन दोनों मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगा। ड्यू टू बोथ द मोशंस मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज, और इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन हम लोग अभी केवल स्पिन मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं। जनरली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें स्कैंडियम से जिंक तक हम बात करते हैं, वहाँ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्विंच हो जाता है। इसलिए हम लोग बात करते हैं वी जनरली कंसीडर about the magnetic behavior due to spin motion। हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर स्पिन मोशन के कारण ही कंसीडर करते हैं। और मैग्नेटिक बिहेवियर जो हुआ
उसके मेजरमेंट के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक बिहेवियर जो हुआ, मैग्नेटिक बिहेवियर इज expressed in the terms of मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्रेस करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, n इंटू n+2, और यहाँ इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, वेयर दिस म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट। इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और Bm जो है वो बोर मैग्नेटॉन हम लोग इसको पढ़ते हैं, बोर्स मैग्नेटॉन। ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो अगर किसी सब्सटेंस के लिए म्यू का वैल्यू नॉन जीरो है या जीरो है, दोनों ही केस में वो मैग्नेटिक होगा। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो वो मैग्नेटिक होगा। तो अब यहाँ पर हमने ये आपको समझाया है कि किसी भी सॉलिड का अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमको ज़रूरत है एक टर्म की, और उस टर्म का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, और उसके बारे में आपको समझा दिया मैंने। तो कहता है कि अगर किसी एटम में, इन एन एटम, इलेक्ट्रॉन मूव्स and creates magnetic field around it। तो यह इलेक्ट्रॉन है जिसके मोशन के कारण इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एराइज हुआ। तो क्यों ना हम एक इलेक्ट्रॉन को टीनी मैग्नेट मान ले। हेंस एन इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन एज द टीनी मैग्नेट। हम इलेक्ट्रॉन को ही एक छोटा सा मैग्नेट मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो एक छोटा सा मैग्नेट हुआ। तो इसीलिए हम हर एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को, ईच इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी से इट द मैग्नेटिक डाइपोल। हम लोग उसको मैग्नेटिक डाइपोल का नाम देते हैं, और उस मैग्नेटिक डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से। मैग्नेटिक डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से। तो हर एक एरो एक मैग्नेटिक डाइपोल हुआ, जो किसके लिए है? यह एक मैग्नेटिक डाइपोल है, और यह मैग्नेटिक डाइपोल किसको रिप्रेजेंट करता है? हर एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन के कारण, सपोज कीजिए कि अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका मैग्नेटिक डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में है। डाइपोल है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर बात वही हुई कि हम सारे के सारे मैग्नेटिक
बिहेवियर को मैग्नेटिक डाइपोल के टर्म में समझना चाहते हैं। तो अब जब मैंने आपको ये समझा दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक बिहेवियर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो अब बारी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ने की। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर के जो जो टाइप्स हैं, तो 5 तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर शो किए जाते हैं सॉलिड के द्वारा, जिसमें से पहला है पारामैग्नेटिज्म। पारामैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म कहता है कि अगर किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में डालेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्ट हो जाता है और उसको हम लोग कहते हैं कि वो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और किसी पारामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, फॉर ए पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर कोई पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू अभी लिखा हुआ है 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही होंगे, वो कहलाएंगे पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे ऑक्सीजन एक पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन माइनस एक पारामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी आपने पढ़ा होगा। दूसरा होता है डाईमैग्नेटिज्म। डाईमैग्नेटिज्म, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं कि जो रिपेल्ड आउट हो जाते हैं, रिपेल्ड आउट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो रिपेल्ड आउट हो जाए वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। और मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में आप समझ सकते हैं, फॉर ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। इट मीन्स all the electrons are paired। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, O2 माइनस ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये डायमैग्नेटिज्म हुआ। इसी में एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो एक्सट्रीम है पारामैग्नेटिज्म का। इट इज द एक्सट्रीम ऑफ पारामैग्नेटिज्म। पारामैग्नेटिज्म में मैंने समझाया अभी अभी आपको कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो सब्सटेंस अट्रैक्ट हो जाता है तो उसको पारामैग्नेटिक कहते हैं। तो एक्सट्रीम का मतलब हुआ वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ही हेवी मैग्नेटिक फील्ड वो फील करता है। वैसे सब्सटेंस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये 3 सब्सटेंस जो हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। एग्जाम्पल्स इसका हम लोग देख सकते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो वो है आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। इन तीनों सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड
बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, तब हम लोग उनको कहते हैं कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। एक बात समझ लीजिए कि जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका यूज़ है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। परमानेंट मैग्नेट आप समझ रहे होंगे कि जब हम किसी आयरन के रॉड को मैग्नेट में सटाकर बहुत देर तक रखते हैं तो उस आयरन के रॉड में भी मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाता है। तो ये होता कैसे है, ये भी हम आपको मैकेनिज्म समझाते हैं। तो इसी तरह के कुछ मैकेनिज्म करके हम लोग एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, और वो परमानेंट मैग्नेट हमेशा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ही हो सकता है, दूसरे का नहीं बना सकते हैं आप। कहता है कि इट हैपेंस, ये जो फेरोमैग्नेटिक हुआ हैपेंस ड्यू टू alignment of all the magnetic dipoles, in the same direction। सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में जब अलाइंड हो जाएंगे तो वह सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। देखिए जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो सब एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, और इस तरह से ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म का कारण हुआ कि सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं। तीसरा है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक का मतलब हुआ कि इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर वो होगा लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं और हो कुछ और गया, मतलब कम होगा। जितना हम सोच रहे हैं उतना उसका मैग्नेटिक बिहेवियर ना होके उससे जब कम हो तब हम उसको कहेंगे कि वो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। जैसे Fe3O4 ये फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, और इसमें कहता है रीजन कि अनइक्वल अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल्स इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अनइक्वल अलाइनमेंट हो तो हम उसको कहेंगे कि वो फेरी मैग्नेटिक हुआ। देखिए कहता है कि अगर बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, देखिए हम तो सोच रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 के कारण होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर मात्र 3 मैग्नेटिक डाइपोल के कारण होगा। तो निश्चित रूप से ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम होगा, और तब हम लोग इसको कहेंगे कि यह फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और फेरी मैग्नेटिज्म का अपना एक कारण है, और वो कारण आपको दिखा दिया कि जो भी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उनका अलाइनमेंट होता है अनइक्वल नंबर और पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, जिसके कारण ये फेरी मैग्नेटिज्म शो करता है। अब लास्ट है एक एंटी फेरोमैग्नेटिक, 5वां एंटी फेरोमैग्नेटिक
एंटी फेरोमैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म। तो कोई सब्सटेंस लगेगा कि वो पैरामैग्नेटिक है, देखने से, एग्जामिन करने से लगेगा सब्सटेंस सीम्स टू बी पैरामैग्नेटिक, लगेगा कि वह पैरामैग्नेटिक है, बट एक्चुअली इज डाईमैग्नेटिक। लेकिन वो हो जाए डाईमैग्नेटिक तो हम उसको कहेंगे कि वो घटना एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है, और इस सब्सटेंस को एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जैसे मैग्नेस ऑक्साइड MnO इसका एक एग्जाम्पल है, और इसका रीजन सब कुछ समझा चुके हैं। रीजन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इक्वल अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, magnetic dipoles in parallel and anti-parallel direction। अगर ऐसा होता है तो उसको कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल्स जो इसके होंगे, तो देखिए सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है ना, और इस तरह से इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये कहलाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है, और असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। तो ये सॉलिड स्टेट को अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ऐसा कुछ लग रहा हो कि समझ में नहीं आया या कोई डाउट आपके दिमाग में है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। तो इस तरह से ये सॉलिड स्टेट समाप्त होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू किया जाएगा तो वहाँ मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।